हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो यूजीसी नेट जीआरएफ पॉलिटिकल साइंस के प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 14। जिसने 13 नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक तरफ हमें दी गई हैं सूची 1 में पार्टी और सूची 2 में ये दी गई हैं लक्षण इसके दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहले है ये है इंडियन नेशनल कांग्रेस, दूसरी है तेलुगु देशम पार्टी, तीसरी है केरल कांग्रेस, चौथी है भारतीय साम्यवादी पार्टी मार्क्सवादी। और सूची 2 में दिए गए हैं लक्षण जिसमें राष्ट्रीय पार्टी, राज्य पार्टी, अम्ब्रेला पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी। तो 26 का जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। कांग्रेस द्वारा किसकी अपर्याप्त, असंतोषजनक और निराशाजनक मानकर निंदा की गई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1909, मॉन्टेग्यू चिम्सफोर्ड रिपोर्ट 1918, साइमन कमीशन रिपोर्ट 1930 और सांप्रदायिक पंचायत 1932। तो कांग्रेस द्वारा किसकी अपर्याप्त, असंतोषजनक और निराशाजनक मानकर निंदा की गई थी? तो 27 का जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1918। क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। कथन कारण वाला प्रश्न दिया गया है। तो कथन हमसे बोल रहा है संघात्मक व्यवस्थापन का लक्ष्य एकता और राजनीतिक संस्कृतियों तथा पहचानों की विविधता के साथ स्वतंत्रता का प्रभावशील सामूहिक कार्यवाही के साथ सामंजस्य करना है। कारण इसमें दिया गया है भारत ने राष्ट्र निर्माण के बहुलवादी प्रारूप को चुना। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? तो देखो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि कथन और कारण इसमें सही दिए गए हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर का नाम दिया गया है। तो कथन कारण वाला प्रश्न दिया गया है भारतीय संविधान के काफ़ी प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 से अपनाए गए थे। कथन क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान के काफ़ी प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 से अपनाए गए थे। कारण इसका दिया गया है कांग्रेस पार्टी ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को संविधान के आधार के रूप में अपनाने का प्रस्ताव पारित किया था। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। यानी कि ए तो सत्य दिया गया है लेकिन जो कारण दिया गया है वह असत्य है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सूची 1 में दिए गए हैं अनुच्छेद और सूची 2 में उसके प्रावधान के बारे में दिया गया है। तो सबसे पहले है ये है 359। 359 में क्या दिया गया है? ये दिया गया है मौलिक अधिकारों का स्थगन। दूसरा है 312। 312 में क्या दिया गया है? अखिल भारतीय सेवाएं। क्या दिया गया है? अखिल भारतीय सेवाएं 312 में। 280 में क्या है? यह है वित्त आयोग। 360 में क्या है? यह है वित्तीय आपातकालीन स्थिति। तो इसमें देखो जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी 30 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि 3421 इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से किसने लोक प्रशासन की 18 परिभाषाएं प्रतिपादित की और उन्हें राजनीतिक, कानूनी, व्यावसायिक तथा प्रबंधकीय के 4 वर्गों में रखा है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं गुलिक एवं उर्वरिक, शेफरिच एवं रसल, डेविड एच रोजेनब्लूम और पॉल एच एपलवी। तो निम्नलिखित में से किसने लोक प्रशासन की 18 परिभाषाएं प्रतिपादित की और उन्हें राजनीतिक, कानूनी, व्यावसायिक तथा प्रबंधकीय के 4 वर्गों में रखा है? तो किसने रखा है? तो ये रखा है ऑप्शन नंबर बी, शेफरिच एवं रसल ने। इसमें क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न के बढ़ते क्वेश्चन नंबर 32। सार्वजनिक तथा निजी प्रशासन के बीच अंतर निम्नलिखित में से किसने नहीं किया है? तो हेनरी फ्योल, हर्बर्ट साइमन, पॉल एच एपलवी या फिर जॉन गॉस। तो सार्वजनिक तथा निजी प्रशासन के बीच जो अंतर है वह किसने नहीं किया है? तो 32 का जो सही है यह ऑप्शन नंबर ए, हेनरी फ्योल ने। किसने नहीं किया है? हेनरी फ्योल ने नहीं किया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित रिपोर्टों का सही कालानुक्रमिक अनुक्रम क्या है? तो ये रिपोर्टें दी गई हैं ए डी गोरवाल रिपोर्ट, पॉल एच एपलवी रिपोर्ट, संथानम समिति की रिपोर्ट और प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग रिपोर्ट।
तो देखो सबसे पहले जो रिपोर्ट जो आई थी वे कौन सी थी, ये थी A.D. गोरवाला रिपोर्ट, ये 1951 में। कब आई थी? 1951 में। दूसरी है पॉल H. एबलवी रिपोर्ट, ये कब? ये है 1953 में। तीसरी है संथानम समिति की रिपोर्ट, ये कब आई थी? ये 1976 में, 1976 में। फिर है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग रिपोर्ट, ये कब आई थी? तो ये आई थी 1977 में, 1977 में। तो देखो इसमें जो सही हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि 1 2 3 4 इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 34। मैक्स वेबर ने किसका संकेत करने के लिए ग्रीक शब्द करिश्मा का उपयोग किया है? तो अनुभव द्वारा अर्जित गुण, उत्तराधिकार से प्राप्त गुण, आदिदैविक गुण या फिर अति मानवीय गुण। तो 34 का जो सही है ये है ऑप्शन नंबर इसमें देखो डी आंसर सही हो जाएगा, यानी कि 3 और 4, यानी आदिदैविक गुण और अति मानवीय गुण। मैक्स वेबर ने किसका संकेत करने के लिए ग्रीक शब्द करिश्मा का उपयोग किया है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा, 3rd और 4th। अच्छा, अगला है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से संगठन का आधार कौन सा नहीं है? कार्य, बजटन, प्रक्रिया या फिर सेवार्थी वर्ग। संगठन का आधार कौन सा नहीं है इसमें? तो 35 का जो सही है ये है ऑप्शन नंबर बी, बजटन, ठीक है, या बजटिंग। अगला है क्वेश्चन नंबर 36। भारत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें सही नहीं दिया गया है? तो देखो पढ़ते हैं इसमें। तो सबसे पहले जो ऑप्शन है ये है कानूनी अनुमति को छोड़कर अन्य के द्वारा कर लगाया जा सकता है। दूसरा है लोक निधियों से कोई व्यय नहीं किया जा सकता सिवाय संविधान में प्रदान किए गए तरीके से और कानून के अनुरूप। तीसरा है संसद द्वारा स्वीकृत तरीके के अनुसार ही कार्यपालिका धन को व्यय करने के लिए बाध्य है। और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा, कानूनी अनुमति को छोड़कर अन्य के द्वारा कर लगाया जा सकता है। तो ये इसमें सही नहीं दिया गया है। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर पूछा था, क्योंकि हमें इसमें क्या पूछा था, कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 37। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सबसे पहले ये दिया है सोपानिकी या पदानुक्रम, लोक प्रशासन पर रिपोर्ट 1951, भारतीय सिविल सेवा में प्रारंभिक छटाई परीक्षा, सहायक एजेंसी डॉक्टर K.S. कोठारी, हाउसकीपिंग, सोपान प्रक्रिया और A.D. गोरवाल। तो देखो सबसे पहले है ये है सोपानिकी या पदानुक्रम, तो ये है सोपान क्रिया। क्या है? ये है सोपान क्रिया। दूसरा है लोक प्रशासन पर रिपोर्ट, लोक प्रशासन पर रिपोर्ट ये 1951, ये H.D. गोरवाला ने दी थी, ठीक है, H.D. गोरवाला। तीसरा है भारतीय सिविल सेवा में प्रारंभिक छटाई परीक्षा, तो ये डॉक्टर K.S. कोठारी, डॉक्टर K.S. कोठारी। और लास्ट है सहायक एजेंसी, तो ये है हाउसकीपिंग, सहायक एजेंसी हाउसकीपिंग। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि 3, 4, 1, 2 इसमें सही हो जाएगा। अगला है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। भारत में लोकायुक्त संस्था स्थापित करने वाला पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राजस्थान है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है या फिर महाराष्ट्र है। तो कौन सा है? ये है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र है। भारत में लोकायुक्त संस्था स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये है महाराष्ट्र। तो लोकायुक्त की नियुक्ति ये राज्य में प्रशासनिक अनियमितता की निगरानी रखने के लिए की जाती है। अगर ये पूछा जाए कि पहला लोकायुक्त की नियुक्ति कहाँ हुई, तो ये हुई थी उड़ीसा में। तो उड़ीसा में सबसे पहले लोकायुक्त की नियुक्ति की गई थी। तो इसमें जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 39। कथन कारण वाला प्रश्न दिया गया है। तो देखो कथन इसमें दिया गया है, स्पॉइस सिस्टम के अंतर्गत चुनाव में जीती पार्टी के सदस्यों को सार्वजनिक पद वितरित किए जाते हैं। कारण है सार्वजनिक पदों को विजेताओं द्वारा आनंद लेने वाले स्पॉइल से समझा जाता है। तो इसमें जो सही है, तो इसमें जो कथन दिया गया है वो भी सही है और जो उसका कारण बताया गया है वो भी सही है। तो इसलिए इसमें जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 40। लोक प्रशासन के अविभाज्य विचार के समर्थक निम्नलिखित में से कौन से हैं?
कौन है? तो हेनरी फ्योल है, मार्शल डिमॉक है, साइमन है या फिर गुलिक है। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का हमें चयन करना है। तो कौन है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी 1 और 2। तो ये है हेनरी फ्योल और मार्शल डिमॉक। तो इसमें जो सही हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 41। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो एक तरफ हमें लेखक दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनकी पुस्तकों के बारे में दिया गया है। तो ये है E.H. कार, R. कियोहान, J. मर्शिमियर, F. जकारिया। पुस्तकें हैं इनकी न्यू रियलिज्म एंड इट्स क्रिटिक्स, फ्रॉम वेल्थ टू टावर, द 20-year क्राइसिस, द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। तो इसमें देखो सबसे पहले है ये है E.H. कार। तो इनकी पुस्तक का नाम है द 20-year क्राइसिस। क्या है? द 20-year क्राइसिस। दूसरा है R. कियोहान, इनकी पुस्तक का नाम है न्यू रियलिज्म एंड इट्स क्रिटिक्स। तीसरा है J. मर्शिमियर, इनकी पुस्तक का नाम है द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। और चौथा है F. जकारिया, इनकी पुस्तक का नाम है ये है फ्रॉम वेल्थ टू पावर। तो इसमें देखो जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि 3142 इसमें सही आंसर हो जाएगा 3142। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कथन कारण वाला प्रश्न दिया गया है। तो देखो कथन क्या बोल रहा है हमसे, वैश्वीकरण बहुआयामी प्रक्रिया है। कारण है आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वैश्वीकरण इसमें समाविष्ट है। ठीक है, तो इसमें जो कथन है ये बिल्कुल ठीक दिया गया है। वैश्वीकरण बहुआयामी प्रक्रिया है और इसका कारण है कि आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वैश्वीकरण इसमें समाविष्ट हैं। तो ये भी सही दिया गया है इसमें, है ना। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 43। जब दो लड़ाकू योद्धा अपने चरित्र में और तुलनात्मक सामरिक लाभ के अपने क्षेत्र में इतने भिन्न हैं कि उनके बीच मुकाबला एक पक्ष की योग्यता को दूसरे पक्ष को अपनी खुद की शर्तों पर लड़ने के लिए विवश करने लगता है, इस युद्ध के प्रकार का नाम बताइए। तो क्या नाम है? असमान युद्ध है, असमित युद्ध है, या नवीन युद्ध है, या फिर वेस्टफैलियन उत्तरोत्तर युद्ध है। तो इसमें जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा, या तो ये हो जाएगा असमित युद्ध है। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर बी। अगला है गाजा संघर्ष 2009 रिपोर्ट पर UN तथ्य खोजी मिशन का नाम बताइए। तो गोल्डिंग रिपोर्ट, गोल्ड स्टोन रिपोर्ट, गोल्डमैन शास्ट रिपोर्ट या फिर गाजा रिपोर्ट। तो कौन सी है? तो 44 का जो सही है ये है ऑप्शन नंबर बी गोल्ड स्टोन रिपोर्ट। गोल्ड स्टोन रिपोर्ट इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 45। UN सुरक्षा परिषद किस अध्याय और अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा देखने पर विवाद का शर्तों के अंतर्गत निपटारा करने के लिए सर्वप्रथम तरीकों की खोज करती है? तो अध्याय 6 अनुच्छेद 36, अध्याय 6 अनुच्छेद 33, अध्याय 7 अनुच्छेद 47 या फिर अध्याय 7 अनुच्छेद 42। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखो इसमें डी आंसर सही हो जाएगा, यानी कि अध्याय 7 अनुच्छेद 42। UN सुरक्षा परिषद ये किस अध्याय और अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा देखने पर वाद विवादों का शर्तों के अंतर्गत निपटारा करने के लिए सर्वप्रथम तरीकों की खोज करती है। तो ये हो जाएगा अध्याय 7 और अनुच्छेद 42 के अंतर्गत। अगला है क्वेश्चन नंबर 46। कूट वाला प्रश्न दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधुनिक संस्थान की सही विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो एक पक्षीय कानून है, सहमति और कानूनी दायित्व है, भाषा और औचित्य का प्रयोग है, या फिर सांस्थानिक स्वायत्तता की वार्ता है। तो देखो 46 का जो सही है ये है ऑप्शन नंबर, इसमें डी आंसर सही होगा, यानी कि 2, 3 और 4 सही दिए गए हैं। इसमें कौन कौन से 2, 3 और 4 इसमें राइट दिए गए हैं, सही दिए गए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधुनिक संस्थान की सही विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो सहमति और कानून दायित्व है, भाषा और औचित्य का प्रयोग है, सांस्थानिक स्वायत्तता की वार्ता है। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर डी आंसर इसमें राइट होगा, यानी कि 2, 3 और 4। अगला है क्वेश्चन नंबर 47। कोपनहेगन COP15 के रूप में सुप्रसिद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का संबंध किस मुद्दे से है? वैश्विक ऊष्मीकरण, जलवायु परिवर्तन, वातावरण या फिर जनसंख्या विस्फोट। तो किससे है? यह है ऑप्शन नंबर बी जलवायु परिवर्तन से।
तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जलवायु परिवर्तन को लेकर वैश्विक स्तर पर चर्चाएं प्रारंभ हुई और 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में पहला सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें तय हुआ कि प्रत्येक देश जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए घरेलू नियम बनाएगा। तो इसमें जो सही है यह है ऑप्शन नंबर बी, क्लाइमेट चेंज। अगला है क्वेश्चन नंबर 48। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो एक तरफ हमें दिए गए हैं क्षेत्रीय संगठन और दूसरी तरफ उनकी स्थापना वर्ष दिए गए हैं। तो देखो सबसे पहले है ये है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स, दूसरा है नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तीसरा है अरब मगरेब यूनियन और चौथा है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना वर्ष हैं 1989, 1948, 1954 और 1994। तो इसमें जो 48 का जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि 2413 इसमें राइट आंसर होगा, 2413। ठीक है, क्या हो जाएगा 2413 इसमें राइट आंसर होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स, इसकी स्थापना कब हुई 1948, दूसरा है नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसकी कब हुई 1994, अरब मगरेब यूनियन इसकी कब हुई, ये हुई 1989 में, और साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये कब हुई, ये 1954 में। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 49, कथन कारण वाला प्रश्न दिया गया है। तो कथन हमसे बोल रहा है भारत दक्षिण एशिया में सकारात्मक असमरूपता का अनुसरण कर रहा है, कारण है इसका भारत को चीन पाकिस्तान एकजुटता द्वारा सामरिक रूप से निरोधित रखा जा रहा है। तो इसमें क्या सही हो जाएगा कथन कारण में? तो देखो इसमें जो सही है वे दोनों ही सही हैं, यानी कि कथन ए भी सही है और आर भी सही है। भारत दक्षिण एशिया में सकारात्मक असमरूपता का अनुसरण कर रहा है और इसका कारण है भारत को चीन पाकिस्तान एकजुटता द्वारा सामरिक रूप से निरोधित रखा जा रहा है। तो इसमें ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु जो आर है वह ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा, तो इसलिए इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अच्छा, अगला है क्वेश्चन नंबर 50 और आज का लास्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान आर्म्स प्रोक्योरमेंट एंड मिलिट्री बिल्डअप 1979-99 इन सर्च ऑफ पॉलिसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अहमद रशीद, आयशा जलाल, आयशा सिद्दीका अदा या फिर स्टीफन कोहेन। तो 50 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि आयशा सिद्दीका अदा। ठीक है, इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और जो भी बच्चा चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।